बांग्लादेश की संसद भंग हो गई है। राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं अंतरिम सरकार बनाने को लेकर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से राष्ट्रपति बात कर रही है। शेख हसीना के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे। खालिदा जिया भी जेल से रिहा हो चुकी हैं। इधर बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना अभी भारत में है, जबकि वो जिस विमान से भारत आई थी वो वापस बांग्लादेश लौट चुका है। बांग्लादेश के हालात पर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा और संजय सूरी। पहले अभिषेक झा के पास चलते हैं। अभिषेक, बताइए हालात क्या है और अंतरिम सरकार बनने की दिशा में किस तरफ कदम बढ़ रहे हैं, क्या अपडेट है? पिछले चंद घंटों में जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बदले हैं वो भारत के लिए काफ़ी चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में अपने बयान में भी कहा है कि किस प्रकार से वहाँ घटनाएं हुई, किस प्रकार से हिंसा हुई और एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था वो एक तरीके से सरकार के विरोध में बदलता गया और अंत में शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी उन्हें वहाँ पर अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। कुछ समय के लिए वो अभी भारत में है। ये चर्चा है कि शेख हसीना जब बांग्लादेश से निकल गई हैं तो वो कहाँ पर शरण लेंगी। बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि वो लंदन में राजनीतिक शरण के प्रयास कर रही हैं और इसके लिए बातचीत चल रही है और तत्काल में वो गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर ही रुकी हुई हैं, जहाँ पर कल बांग्लादेश एयरफोर्स के एक विशेष विमान ने उन्हें उतारा था। अब इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश और भारत की जो द्विपक्षीय हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले चंद सालों में करीब $14 बिलियन का एक जो द्विपक्षीय व्यापार है वो बढ़ा था। दोनों देशों के बीच में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है पर्सनल की, डिफेंस स्टाफ की, पुलिस फोर्सेस की और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो भारत ने बांग्लादेश में किए थे। उन निवेश का क्या होगा? करीब $8 बिलियन की एक क्रेडिट लाइन भारत ने दी थी बांग्लादेश को विकास के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका क्या होगा? ये सब तय होगा आने वाली सरकार के हिसाब से, क्योंकि अभी तत्काल एक इंटरिम गवर्नमेंट है जिसकी जो रखवाली वहाँ के सेनाध्यक्ष कर रहे हैं और वर्तमान में बांग्लादेश की जो नई लीडरशिप होगी उसका क्या स्वरूप होगा, किस प्रकार के राजनीतिक लोग उसमें शामिल होंगे, ये बहुत ज़्यादा साफ नहीं है और आने वाले दिनों में इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और शेख हसीना के ब्रिटेन जाने की भी बात चल रही है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना ब्रिटेन में शरण ले सकती है। लंदन से संजय सूरी बता रहे हैं कि ब्रिटेन में शेख हसीना की राजनीतिक शरण को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो आजकल ये बहुत बात चल रही है कि शेख हसीना ब्रिटेन में आके एसाइलम सीख करने वाली हैं, लेकिन अगर ऐसा होना है तो शेख हसीना को पहले ब्रिटेन पहुंचना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि यहाँ पर आने के लिए वो कहें हम आकर एसाइलम सीख करेंगे इसलिए हमको इजाज़त दी जाए आने के लिए, ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। अगर शेख हसीना के पास एक विजिटर वीज़ा है ब्रिटेन के लिए या कोई डिप्लोमेटिक वीज़ा है या कोई अन्य प्रकार का वीज़ा है तो वो कभी भी ब्रिटेन आ सकती हैं। यहाँ पर पहुँचते समय या पहुँचने के शीघ्र बाद वो अगर चाहें तो पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन दर्ज कर सकती हैं और इस प्रकार की एप्लीकेशन की जांच यहाँ पर होम ऑफिस को करनी पड़ेगी। लेकिन इस बारे में होम ऑफिस कुछ कहता नहीं है। उनका कानून है, उनके अपने कुछ रूल्स हैं, उनके अंतर्गत कभी भी होम ऑफिस किसी इंडिविजुअल एप्लीकेशन पर कोई कमेंट नहीं करता। तो प्रश्न ये है कि शेख हसीना के पास ब्रिटेन के लिए वीज़ा है या नहीं, और नहीं है तो ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली में जाके उनको एक विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो अगर ग्रांट होता है तब वो यहाँ ब्रिटेन आके पहुँच के असाइलम सीख कर सकती हैं, उससे पहले नहीं। जी, तो ये था अपडेट भारत और ब्रिटेन से। और अब बात करते हैं हमारे यहाँ की राजनीति की। भारत बांग्लादेश के बदले हालात पर काफ़ी चिंतित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। संसद में उन्होंने सरकार की तरफ से बांग्लादेश संकट पर नज़र बनाने की बात कही है और भारतीय समुदाय के संपर्क में है, ऐसा भी कहा है। जहां तक शेख हसीना की बात है, इस पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बेहद कम समय के नोटिस पर उन्होंने भारत आने का आग्रह किया था। Sir,
On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July at the advice of the High Commission. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. इससे पहले बांग्लादेश के हालात पर सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के रुख की जानकारी दी। बैठक में विपक्षी दलों ने कहा कि वो सरकार के साथ हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बांग्लादेश में हालात बेहद संवेदनशील हैं, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। देश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सारी जो भारतवासी हैं जो वहाँ पर हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए, कैसे बॉर्डर पे कंट्रोल किया जाए कि जो वहाँ पर अनारकी चल रही है इट शुडंट स्प्रेड टू आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय। मैं तो खुद ही बोला कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोल दिया, हम लोग ये विषय पर भारत सरकार की साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। कोई विरोध का कोई विषय नहीं है। और दूसरा जो पदक्षेप लिया जाए वो हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अवहित करा जाए। इस पे काम बहुत अच्छा से होगा। इधर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के घर उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया गया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला हुआ। एक ही ज़िले में 12 घरों को आग लगा दी गई, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। खबर है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। इधर इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया है। इस्कॉन मंदिर ने ये वीडियो जारी किया है और इस्कॉन का दावा है कि कई मंदिरों में इस तरीके से आग लगाई गई है। सैटरडे मिडिल नाइट में हमला हुआ। इस्कॉन मेहरपुर इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। अग्नि संयोग किया और लूंटन किया, भांगचूर किया। जो रैपिड एक्शन बटालियन व अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर है और सेना बाहिनी सब स्थान में कंट्रोल नहीं किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं। इन लोगों ने बताया है कि वहां
उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उनके घरों में घुसकर भी मारपीट की जा रही है। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से शरण देने की अपील की है। इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया, अभी तक वहाँ पे है। वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के लोगों का एक अलग रिश्ता रहा है। आज भी बांग्लादेश के कई लोग इलाज के लिए कोलकाता आते हैं। कोलकाता में मार्कुलस स्ट्रीट को मिनी बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आए बांग्लादेशी नागरिकों ने ताज़ा हालात को लेकर क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कोलकाता का ये मार्कुलस स्ट्रीट है, जिसे मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है। मिनी बांग्लादेश इसलिए क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश से आकर के कई होटल और लॉज है, लोग यहाँ पर रहते हैं। कोई चिकित्सा कराने तो कोई यहाँ पर अपने व्यापार के लिए आता है। पूरा जो इलाका है इसको देखिए, पुलिस ने घेर रखा है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसके मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जो बांग्लादेश से लोग आए हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, हम उनसे जानेंगे क्या हाल है। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? আমি গত 15 তারিখ ভারতে এসেছি, বেলুড়ে, চেন্নাই से। बांग्लादेश से आए एक हिंदू जो कि यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं अपनी बेटी के, और अब कल इनको लौटना था लेकिन यहाँ पर फंस गए हैं और वापस कैसे लौटे इसका सवाल मन में उठने लगा है। फिलहाल मार्कुलस स्ट्रीट में कई बांग्लादेशी हैं, कई बांग्लादेशी परिवार हैं जो कैसे लौटें, ये फिलहाल सवाल उन सब के मन में बना हुआ है। बांग्लादेश में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। बांग्लादेश में बवाल भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा हुई शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। आज के बाजार में ऊपरी स्तर से बिकवाली हुई। सेंसेक्स, निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। डिटेल्स लेते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, आज के बाजार के हाइलाइट्स। देखिए, जहाँ तक कि भारतीय मार्केट्स का सवाल है, आज डेज हाई से लगभग 400 पॉइंट की ऊपर से आपको डिक्लाइन आती हुई नज़र पड़ी। निफ्टी में शुरुआत मजबूत हुई, लेकिन जो ग्लोबल संकेत थे वो काफ़ी वॉलेटाइल थे, जिसके कारण बाजार ऊपर के लेवल्स से नीचे आता हुआ नज़र पड़ा और मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल्स पे हावी रही। खास करके बैंक, ऑटोमोबाइल शेयर्स, रियल एस्टेट शेयर्स और बैंकिंग शेयर्स में आपने प्रेशर आता हुआ देखा। सिलेक्ट स्टॉक रिएक्शंस आपने देखे, लेकिन ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक्स में भी आपने मुनाफा वसूली ही देखी। ओवरऑल आज का दिन जो था वो बहुत ही वॉलेटाइल था, और अगर हम बात करें डेज हाई से, तो कहीं ना कहीं हमने काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी इंट्राडे में आती हुई देखी। और सेक्टर्स या शेयर्स के लिहाज से यतीन, आज का दिन कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के गेनर्स काफ़ी चुनिंदा थे। चुनिंदा स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखा। तो ब्रिटानिया रिजल्ट्स के बाद लगभग 4% का मूव। जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, एलएनटी जैसे काउंटर्स में आपने थोड़ा बहुत बाइंग का माहौल देखा, लेकिन क्लियरली पीएसयू स्टॉक्स में बिकवाली थी। तो एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स में बिकवाली, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स में भी आपने 2 से 3% की कटौती देखी। लेकिन मिड कैप गेनर्स की बात करें तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स रिएक्शंस आपको दिखेंगे, काफ़ी सारे बाइंग वाले स्टॉक्स दिखेंगे। एफएमसीजी स्टॉक्स में से पतंजलि का शेयर लगभग 5% चढ़ा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और फार्मा में से इप्का लैब्स और सिंजीन जैसे काउंटर्स में आपको खरीदारी दिखी। हालांकि अगर हम बात करें पीएसयू स्टॉक्स की, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कल जो 7-8% की मंदी थी, आज भी यहाँ 4% का आपने डाउनटिक देखा। इंडियन बैंक, पीबी फिनटेक रिजल्ट्स के पहले और मजगांव डॉक जैसे काउंटर में भी आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर पड़ा। शुक्रिया यतीन। और महंगे वैल्यूएशंस के चलते बाजार में करेक्शन संभव है, ये कहना है वैलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया का। साथ ही सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में ज्योतिवर्धन जयपुरिया ने मौजूदा बाजार की निवेश स्ट्रैटेजी भी बताई। वैल्यूएशन यदि महंगे हैं तो कुछ ना कुछ कारण से मार्केट फिर
थोड़ा नॉर्मलाइज होने लग जाता है, वैल्यूएशन थोड़े कम होने लग जाते हैं, या तो प्राइस करेक्शन से आ सकता है या टाइम करेक्शन से आ सकता है। मेरा अनुमान है दोनों देखने को मिलेगा, प्राइस करेक्शन भी देखने मिलेगा, टाइम करेक्शन। बैंकिंग सेक्टर शायद एक सेक्टर है जहाँ पे ना, यदि अपने पिछले 10 साल के वैल्यूएशन को देखे तो वैल्यूएशन सस्ते लग रहे हैं, वैल्यूएशन महंगे नहीं लग रहे हैं। वहाँ पे निम्स का प्रेशर है, डिपॉजिट ग्रोथ का प्रेशर है, और इसी के कारण ये वैल्यूएशन मिल रहे हैं। तो हम लोग का अनुमान है इस वैल्यूएशन पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, और बैंक्स एक जगह है जहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। केमिकल्स हम लोग के रडार पे है, क्योंकि केमिकल कई दिन से ना अच्छा नहीं किया है। वहाँ पे थोड़ा रिकवरी आ रहा है, क्योंकि जो है ना स्टॉकिंग लेवल था डीलर्स पे वो कम होते जा रहा है, पर अभी भी इतना जोर का डिमांड ग्रोथ नहीं है। इधर ग्लोबल जियो टेंशन की वजह से सोने के घटे हुए दाम फिर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भाव बढ़ने की आशंका से बाजार में सोने की खरीदारी भी बढ़ गई है। अहमदाबाद से देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। सोने के दाम घटने से अहमदाबाद के ज्वेलरी शोरूम्स में ग्राहक बढ़ गए हैं। अब लोगों को ये आशंका भी सताने लगी है कि दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और उपद्रव की स्थिति के चलते सोने के दाम बढ़ सकते हैं। इस आशंका के चलते ज्वेलरी खरीदारी में और तेजी आई है। हम आज ऑर्नामेंट्स लेने के लिए आए हैं। मेरे घर पे मेरे भाई की शादी है, अभी दाम बहुत कम है, तो कल ज्यादा हो जाए उससे पहले हम आज शॉपिंग करने के लिए आ गए। सोना प्रति 10 ग्राम 76,000 का ऑल टाइम लेवल छू चुका है। बजट के आसपास ये 75,000 के करीब था और अभी घटकर 71,600 के आसपास आ गया है। इससे पहले कि रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल और ईरान के बीच तनाव, बांग्लादेश और इंग्लैंड में उपद्रव जैसी जियोपॉलिटिकल घटनाओं का असर सोने के दाम पर पड़े, ये खरीदारी का अच्छा मौका है, ये जानकार भी कह रहे हैं। अभी बायर्स मतलब अच्छी मात्रा में खरीदारी करने आ रहे हैं। रीज़न ये है कि बजट के दिन 76,500 रेट था। सरकार श्री ने जो ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी घटाई है वो 15% से लेकर 6% हो गई, तो ऑलमोस्ट 9% का 9% रेट कम हुआ है। तो ग्राहक को ये जो रेट कम हुआ है वो एकदम दिमाग में बैठ गया है और ये उनको ये खरीदारी का अच्छा मौका लग रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो है अभी इंटरनेशनल, जो ईरान इजराइल के बीच में चल रहा है, तो आम जनता को ये पता ही रहता है कि भाई युद्ध के माहौल में तो रेट सोने का बढ़ना ही बढ़ना है। अगले कुछ महीनों में शादियों का सीजन है, इस हिसाब से भी सोने की खरीदारी हो रही है। युद्ध के हालात में ज्यादातर सोने के दाम बढ़ ही जाते हैं और इसीलिए लोग फिर से दाम न बढ़े ऐसी आशंका के साथ सोना खरीद रहे हैं, और इस तरह का माहौल आपको देश के हर ज्वेलरी शोरूम में दिख जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विनेश फोगाट ने धाकड़ प्रदर्शन करते हुए रेसलिंग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फोगाट ने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को शानदार टक्कर दी और आखिरी सेकंड्स में चारों खाने चित कर दिया। फोगाट ने क्वार्टर फाइनल मैच में 7-5 से जीता। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में फोगाट ने बड़ा उलटफेर किया था, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सुसाकी यू को पटखनी दी थी। सेमीफाइनल मुकाबला क्यूबा की रेसलर यूस्नेसियस गुजमैन के साथ आज रात 10:15 बजे होगा। और स्टार नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कमाल कर दिखाया है। नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने पहला ही थ्रो 89.34 मीटर की दूरी तक फेंका, जबकि टोक्यो ओलंपिक में थ्रो 87.58 मीटर की दूरी पर फेंका था। ये नीरज के करियर का दूसरा सबसे लंबा थ्रो है। जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को होना है। अगर नीरज चोपड़ा इस बार भी गोल्ड जीतने में सफल रहे तो वो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले दुनिया के 5वें जेवलिन थ्रोअर बन सकते हैं। और आज पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी को धूल चटाने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम के पास 44 साल के बाद एक मौका है
फाइनल में पहुंचकर गोल्ड जीतने का। मगर थोड़ी निराशा भी हाथ लगी है। पुरुष जेवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में किशोर जेना बाहर हो गए हैं। टेबल टेनिस से भी निराशा मिली है। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष टीम पहले दौर में ही बाहर हो गई है। पेरिस में आईओसी के सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने आज मनु भाकर को सम्मानित किया। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर ने शानदार प्रदर्शन किया है और 2 ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किए हैं। नीता अंबानी ने कहा कि मनु ने न केवल अपनी बल्कि अपने देश की नियति भी बदल दी है। After the Tokyo Games, Manu said she followed the wisdom of our ancient scripture, the Bhagavad Gita, that teaches us, do your best and leave the rest to God. And that's what she did. And 3 years later, at the Games, she changed not just her own, but also the destiny of a nation. और अब आपकी स्क्रीन पर ओलंपिक मेडल टैली। सबसे ऊपर आपको अमेरिका, फिर चीन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। भारत 60 नंबर पर 3 मेडल्स के साथ। और आज बड़ा दिन है भारत के लिए हॉकी और रेसलिंग में। अगर आपके पास कोई ईवी है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी काम की है। जैसा पेट्रोल डीजल की गाड़ी के लिए पेट्रोल पंप ज़रूरी है, वैसे ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन। आपके नज़दीक कौन सा चार्जिंग स्टेशन है, अब ये पता लगाना बेहद आसान होगा। साउथ एशिया के नामी क्लीन एनर्जी प्लेटफॉर्म जिनतारी ने भारत में अपनी सर्विस शुरू की है। जिनतारी गो ऐप के ज़रिए आप आसानी से जान पाएंगे कि आपके नज़दीक कौन सा चार्जिंग स्टेशन मौजूद है और वहाँ आपको चार्जिंग के लिए क्या पैसा देना होगा। We have 2 business verticals which we are clearly working on. One is a vehicle as a service, and then you have charge point as a service, right? So to kind of create a solution for all of it, right, we created this platform which to unify, right? And not within this business line, we also wanted to kind of bring in the flavor of, let's say, home solar solutions, right, or booking test drives, right? So the whole ecosystem has some sort of a touch point with Gentari Go. So that's one of the biggest differentiators that we would actually kind of say when compared to all the other apps out there. So we built it in such a way that it's not just a CP app, right, a charge point discovery app, but also an app kind of which influences the lifestyle of an EV user or a potential EV user, right? So even, for example, even if you don't have an EV, you still can download our app and probably book for a test drive, right? And that's a feature which we'll be rolling out pretty soon. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।